दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि अपने देश की जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनका क्या हाल है, किस तरह वह केवल सरकार नहीं बल्कि सरकार चलाने वाली पार्टी की एक तरह से ऐसा लगता है कि गुलाम बन गई है। और प्रशासनिक संस्थाओं की बात छोड़ दीजिए, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। प्रशासनिक संस्थाएं तो अपनी जगह हैं, वो तो सचमुच सरकार के अधीन है, लेकिन जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका कमिटमेंट संविधान के प्रति होना चाहिए, हमारी सत्ता संरचना केवल नहीं बल्कि स्टेट के प्रति होनी चाहिए, वह भी सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारों पर नाचने लगी है। ये देश का दुर्भाग्य है। और अभी जब अपने देश में नीट की परीक्षा को लेकर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल एनटीए, वह विवादों के दायरे में थी, बहुत ज्यादा विवाद उसको लेकर चल रहे थे, उसके चीफ को लेकर, उसके डायरेक्टर्स को लेकर, उसके तमाम अफसरानों को लेकर। इसी बीच में यूपीएससी, जिसको इस देश के अफसरानों को उत्पादित करने वाली, उनको बनाने वाली संस्था के तौर पे जाना जाता है, जिसे जाना जाता है कि इस देश का शासन प्रशासन जो चलाने वाले लोग हैं वो यूपीएससी उनको पैदा करता है। और वह यूपीएससी अब इस तरह विवादों के दायरे में है जैसे लग रहा है कि कोई जिला पंचायत से लेकर के और प्रदेश की बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं जिनको नेता अपने इशारे पर चलाते हैं, उनके मानिंद हो गई है। हम इसी विषय पर बात करेंगे अपने दो बेहद बेहद जानकार अपने विशेषज्ञों के जरिए। एक संपादक हैं, अनेक विषयों पर, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर, मीडिया इश्यूज पर लगातार लिखते और बोलते आपने उनको देखा है, पढ़ा है। हमारे साथ संजय कपूर हैं, एडिटर, हार्ड न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी नाग हैं। डॉक्टर शिवानी नाग अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और हम आज यूपीएससी पर जरूर स्पेसिफिक होकर बात करेंगे, उसी पर केंद्रित होकर, लेकिन हम यह नहीं भूलेंगे कि ये एक सिलसिला है। ये केवल यूपीएससी का मामला नहीं है, एक सिलसिले की तरह ये चल रहा है पिछले 10 सालों से। और न जाने यूपीएससी का मसला आज जो जरूर आया है बहुत ज्वलंत होकर, लेकिन इसके पीछे कितनी कहानियां यूपीएससी की फाइलों में अभी भी दबी पड़ी है। शिवानी, आप शिक्षक हैं और आपके संपर्क में बहुत सारे विद्यार्थी रहते होंगे जो यूपीएससी भी ट्राई करते होंगे और चर्चा भी करते होंगे। तो किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं शिक्षा जगत में, और ये चिंता का विषय जो पूरे देश के लिए है, इसको शिक्षक और शिक्षार्थी किस रूप में देख रहे हैं, यानी विद्यार्थियों में और शिक्षकों में, और पूरी जो शिक्षा शिक्षा का जो कैंपस है, शिक्षण संस्थान है, वहां क्या फील किया जा रहा है इस पर? देखिए, बहुत सारे इसके आयाम हैं। एक तो मतलब यूपीएससी के साथ साथ ही इसी एक साल में एनटीए पे जिस तरीके के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, ये जो पूरा सेंट्रलाइज कर देना हर एग्जाम को, मेडिकल से लेके यूजीसी नेट, और इसके जो दुष्परिणाम वो हम सबको दिख ही रहे हैं। एक ही साल में 2 एग्जाम्स को भी जो कैंसिल किया गया। और जहां तक यूपीएससी का सवाल है, देखिए किसी भी एग्जाम सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसका फेयर होना एंड द परसेप्शन ऑफ इट बीइंग जस्ट एंड फेयर, राइट। तो एक सिस्टम जस्ट हो, फेयर हो, और वो जस्ट और फेयर नजर भी आए। क्योंकि आप थोड़ा बीच में आ जाइए शिवानी। हाँ, या इट्स ओके, इट्स ओके। चाहे मेडिकल की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, इन सब परीक्षाओं को देखे, इस मुल्क का लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आने वाला छात्र बहुत एस्पिरेशनली देखता है। उनके लिए उनके सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी के ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं। अगर वो सपने देख पाता है, वो एस्पिरेशंस रख पाता है, तो वो यहाँ से जुड़े हैं कि वो मानता है कि ये वाली जो परीक्षाएं हैं,
ये वाले जो सिलेक्शंस हैं वो फेयर होंगे और वो जस्ट होंगे। नहीं तो जो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतनी और प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, बेहतर स्कूल जा सकता है, बेहतर कोचिंग ले सकता है, इन सब के बावजूद क्योंकि ये सिस्टम्स फेयर समझे जाते हैं, लोग अभी भी सपने देखते हैं, परिश्रम करते हैं। तो अगर इन ही संस्थाओं में ये बात सामने आए कि ये उतनी फेयर नहीं है, तो एकदम उस छात्र के लिए सोचिए उसका सपना टूटेगा, वो परिश्रम करने का जो एक मोटिवेशन है वो कहाँ से लाएगा? तो उस मोटिवेशन में बहुत एक गैप आएगा, एक गिराव आएगा, क्योंकि उसको वो मेहनत भी कर रहा है और वो श्योर भी नहीं है कि इस मेहनत का कुछ नतीजा होगा या नहीं होगा। अभी हाल ही में यूजीसी का नेट का पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और उनका जो एक 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 हर्ट देखने वाला था कि वो पूरा महीना प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम जाते हैं, गर्मी में एग्जाम में जाते हैं जून के महीने में, और फिर परीक्षा अगले दिन कैंसिल हो जाती है। तो उनका जो एक मोटिवेशन कम होता है। और ये जो एक केस हमारे सामने आया है, देखिए इसका भी एक तो ये है कि हाँ ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं, पर स्टूडेंट्स को ये भी परेशान करता है कि ये गड़बड़ियां हमारी नजर में इसलिए नहीं आई कि इस गड़बड़ी को लेके कोई सचेत हुआ था, वो तो बिल्कुल अलग रीजन से कोई एक नया ऑफिसर अपने स्टेचर से बढ़ के कुछ डिमांड्स कर रहा है और उनके तलाश करते करते ये सारी गड़बड़ियां सामने आई। तो एक कंसर्न ये भी है कि गड़बड़ियां हो रही हैं और इसके होने के बाद और बहुत सारे नाम ऐसे आए ही हैं जहां पे गलत सर्टिफिकेट बन के और लैप्सेस हुए हैं। पर ये भी कि सिस्टम इनको चेक नहीं कर पाया। सिस्टम तब चेक कर रहा है जब किसी और कारण से इन लोगों को थोड़ा और देखना पड़ा। तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को बहुत हताश करेंगी। और एक कंसर्न अब स्टूडेंट्स में ये भी है कि हम ये जो वायलेशंस हो रहे हैं वो एक करप्शन का जो मामला है उससे जो एफर्मेटिव एक्शन का जो पूरा पॉलिटिक्स है उस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि लोग गलत सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इससे सवाल रिजर्वेशन पे नहीं आना चाहिए, इससे सवाल आना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, उसके सर्टिफिकेट्स कैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जब गड़बड़ियां होती है ना, बहुत सारी चीजों पे सवाल उठ जाता है। और जिन चीजों पे फिर डिबेट होना चाहिए एफर्मेटिव एक्शंस में, ये उन चीजों को थोड़ा साइड में कर देता है, उनको उनसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। शिवानी, आप ये बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा उठा रही हैं, जो अभी आपने एफर्मेटिव एक्शन और जो गड़बड़ियां, इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों पर जो बात कही है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं है, लेकिन ये है बहुत बड़ा मुद्दा। क्योंकि नीट की जो परीक्षा है उसमें तो ठीक है पेपर लीक कराए गए और उसमें हर वर्ग, हर समुदाय के छात्र और शिक्षक और दलाल और कोचिंग से जुड़े लोग, तमाम लोग उसमें अभियुक्त हैं। हम अभियुक्तों की सूची अगर देखें जिनको अरेस्ट किया गया है और जिन पे मुकदमा अभी दायर किया गया है, उनमें आप तरह तरह के लोग पाएंगे। लेकिन जो आईएएस की परीक्षा से जुड़े मसले हैं जो अभी प्रकाश में आए हैं, वो उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग ढंग के लोग हैं। लेकिन उसमें प्रोमिनेंस में जो न्यूज आई है वो है, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट का मामला, दूसरा है विकलांगता के सर्टिफिकेट का मसला। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारी फर्जी सर्टिफिकेट्स जमा हो रहे हैं, जिस ईडब्ल्यूएस को 2019 में लाया गया। तो मेरा ये कहना है, इसको सवाल ना समझें बल्कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन भी समझें कि क्या इस सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम को चलाने वाले लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को भी ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे खेल में। आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये बात तो जो पिछले कुछ सालों में हमने बयानबाजी सुनी है और इस इलेक्शन के दौरान भी, तो आज का रिजीम एफर्मेटिव एक्शन को कैसे देखता है वो हम सब जानते हैं, राइट? और ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हम डिसेबिलिटी और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को थोड़ा ईडब्ल्यूएस से अलग करके देख सके, क्योंकि उन दोनों का प्रिमाइस बहुत अलग है। तो ईडब्ल्यूएस में तो इस तरह की धांधली होने के और भी ज्यादा चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ,
मुझे कोई करेक्ट कर पाए तो मैं उनकी शुक्रगुजार होंगी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने वाला ईडब्ल्यूएस कैसे हो सकता है। जो अगर प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है कि आपने 10 साल काम किया होना चाहिए, तो अगर मैं 10 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते काम करती हूँ, तो मैं ईडब्ल्यूएस तो नहीं रहूंगी, राइट? तो वो आपका एक हिस्टोरिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आइडिया नहीं है, राइट? तो बात यह है कि बाकी जो एफर्मेटिव एक्शंस पे सवाल आते रहे हैं और इस तरीके के जब लैप्सेस होते हैं, तो सही बात है कि रादर कि ये इस चीज पे सवाल खड़े हों कि सर्टिफिकेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें किस तरीके का करप्शन होता है, और क्योंकि करप्शन होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल भी ऑप्रेस्ड ना करके ऑप्रेसर ही कर लेता है, उन चीजों पे नहीं जाके सवाल एफर्मेटिव एक्शन पे ही आ जाता है, राइट? तो ये समझने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि डिसेबिलिटी पर आज भी जो जिनका किसी भी तरीके का एक शारीरिक चैलेंज है, उनके लिए हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो उनके फ्रेंडली नहीं है। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रेजुडिस इन सब चीजों पे रहता है, राइट? तो उनका, उनके लिए कोटा हो, उनके लिए एफर्मेटिव पॉलिसी हो, कास्ट जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कास्ट है उनके लिए एफर्मेटिव पॉलिसीज हो, वो जरूरी हैं। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए कि जिनके लिए ये पॉलिसीज बने हैं उनको नहीं मिलके अगर ये सर्टिफिकेट्स बिक रहे हैं तो उस करप्शन पे सवाल उठे। और नीट और इन सब में भी देखिए हम अब सवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक कैसे हो गए, राइट? पेपर पेपर जो खरीदेगा, देखिए वो भी एक खास वर्ग से आने वाला ही इंसान उन पेपर्स को अफोर्ड कर पाएगा। तो उसमें भी एक डाइवर्सिटी है, लेकिन एक डाइवर्सिटी नहीं भी है। और इन सब चीजों से हम ये भी भूल जा रहे हैं कि अगर पेपर लीक ना लीक, जो डिजिटल पूरा है कि एग्जाम लेट शुरू हो रहे हैं कहीं पे, इन सब में कौन लोग हैं जिन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी? ये वही लोग हैं जिनके एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा मुश्किल होगा, जो इस तरीके का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते जी हैं। और जी सवाल तो फिर हमारे कोचिंग सेंटर्स पे भी आना चाहिए कि बिल्कुल। लीक अगर एक खास वर्ग से आने वाले को ज्यादा एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वो तो ये कोचिंग इंडस्ट्री भी वही कर रहा है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है, आपका तैयारी ऐसा उतना बेहतर हो सकता है। तो इन चीजों पे सवाल करना भी आज के या किसी भी दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं होने देते हैं। नहीं। संजय जी, हम फिर लौटते हैं उन संस्थाओं की तरफ जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन शिवानी ने बहुत इस बीच में महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो संस्थाएं हैं उनमें जो सर्वोच्च पदों पर लोग रखे जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी चेयरमैन, उसके सदस्य जो गण लाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा रिजीम में 10 सालों से बीजेपी का राज है, मैं सीधे साफ साफ कहना चाहता हूं, क्या इनके यहाँ ज्ञान की भी कमी है? क्या इनके यहाँ विशेषज्ञों की कमी है? क्या इनके यहाँ बहुत ज्यादा जो बौद्धिक रूप से सुसंपन्न लोग हैं उनकी कमी है, कि कहीं से भी उठाकर ला करके किसी बड़े पद पर बैठा दिया जा रहा है, जिनके पास एक पारंपरिक मूल्य नहीं है, जिनके पास एक कमिटमेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट, और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपने मास्टर्स के आदेश पर, और फिर उनको इस्तीफा भी देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। या जब वो लगता है कि पचड़ा फंस गया है, तो इससे निकलने का क्या तरीका है, तो चलो जी अलग हो जाओ, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। उमले जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे शिवानी जी के विचारों को सुनने का मौका मिला। ये कई सारे पहलू हैं जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई और होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, बांग्लादेश में, वो कोटा के खिलाफ हो रहा है। हम ये नहीं जी चाहते हैं कि ये पूरा पूरा जो यहाँ पर नाराजगी है लोगों की। और मैंने चुनाव की जो यात्रा करी चुनाव से संबंधित, तो मैंने जवान लोगों में, यूथ में बहुत जबरदस्त नाराजगी देखी। किस तरीके से इम्तिहान नहीं होता, किस तरीके से नौकरी नहीं मिलती, किस तरीके से रिजर्वेशन उनके जॉब्स को खा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है किसी भी गलत दिशा में जाने की। और जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है, वो
कर भी सकता है। उनको इस बात का एहसास है कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति को रोकने के लिए चाहेंगे कि कोटा कई सारे खत्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो उनका कुछ भरोसा नहीं। तो आपने जो मुद्दा उठाया कि ये लोग क्या ज्ञानी लोग नहीं हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वो एक एजेंडा तहत लोगों को रखते हैं। उनको पता है एग्ज़ैक्टली कौन होंगे। जो पूरा शिक्षा मंत्रालय है, आपको आश्चर्य होगा, उसको एबीवीपी कंट्रोल करता है। ना कि शिक्षा मंत्री, ना कि कुछ और, या तो झंडे वाला के लोग करते हैं या वो करते हैं। तो जितने लोगों को अपॉइंट करा जाता है उनका उनके जो सीवी होता है उसकी शक्ल कुछ और होती है। जो आम आदमी की जो सीवी होता है उसकी शक्ल कुछ और होती है। तो इसी अंदाज़ से बनाए जाते हैं। उनको इस पूरा विश्वास है कि अपने लोगों को लाएँगे तो व्यवस्था बहुत तेज़ी से बदलेगी और उसका नतीजा हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। क्योंकि अगर 2004 जून 4 के बाद कोई और व्यवस्था आती यहाँ पर, तो मैं बता दूँ कि बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं इतनी नीचे तक जा चुकी हैं कि बदलाव बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फिर वही बात कहूँगा कि ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, अगर चाहें और पूरी व्यवस्था इस तरीके की लोग वाग अपने आप निर्णय ले सकें और उनके ऊपर कोई भी उनको प्रताड़ित नहीं करा जाएगा, उनके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा तो ले भी सकते हैं। परंतु जब आपको इस बात का खौफ हो कि आपके यहाँ ईडी रेड हो जाएगा, आपके यहाँ आईटी रेड होगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ये सब चीज़ें हो जाएँगी, तो उस माहौल के अंदर कोई क्या निर्णय लेगा? तो इस वजह से जो वहाँ पर से डिक्टेट आता है उसको फ़ॉलो करेंगे। जी। अ एक और पहलू संजय जी आया है लोगों के प्रकाश में और सभी जानते हैं कि लेटरल एंट्री से बहुत सारी नियुक्तियाँ की जा रही हैं और लेटरल एंट्री का सिलसिला 2018 से शुरू हुआ और 2023 से अब तक बहुत सारी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। 2018 में 10 जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, 2019 में 18 जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे, 2020 में 8 जॉइंट सेक्रेटरी, 2021 में 31, 3 जॉइंट सेक्रेटरी और शेष अन्य, 2023 में 17 जॉइंट सेक्रेटरी और फिर 20 जॉइंट सेक्रेटरी और नियुक्त किए गए। ये जो जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स या अन्य पदों पर नियुक्त करने का लेटरल एंट्री से सिलसिला शुरू हुआ है इसी रिजीम में। मैं ये मानता हूं कि पहले भी था, ये बात नहीं है कि केवल अभी हुआ है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले इक्का दुक्का लोग लिए जाते थे अलग अलग क्षेत्रों के और उनको सेक्रेटरी लेवल पर ला दिया जाता था। कई जगह और बड़े महकमों में लाया जाता था। लेकिन ये बाकायदा जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में संवर्ग का श्रेणी है, कार्डर जो बेस है, उसको एक तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसके साथ साथ एफर्मेटिव एक्शन को भी इससे खत्म किया जा रहा है। खत्म किया जा रहा है कि लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो पहलू उभर कर आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये यूपीएससी से बिल्कुल इतर है। यूपीएससी अलग जगह है, ये अपनी अलग जगह है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए अमूल्य जी, ये पिछली व्यवस्थाओं ने भी कोशिश करी कि जो बाहर का टैलेंट है, उसको डिसीज़न मेकिंग के अंदर लाया जाए। प्राइवेट सेक्टर से कुछ जो ज्ञानी लोग हैं उनको लिया जाए। आपको अगर याद हो तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी है ना प्राइवेट सेक्टर के थे, उनको अ, ज़िम्मेदारी दी गई जिसकी वजह से वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन वगैरह बने। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिस्ट खासकर जो कि आए। परंतु आप किस तरीके के लोगों को लाना चाहते हैं? अगर सिर्फ़ टैलेंट के हिसाब से आप उनके सीवी के अनुसार लाना चाहते हैं, वो तब अलग चीज़ है। अगर आपके पीछे ये है कि आप वैचारिक रूप से जो आपसे अलाइन करते हैं लोगों को, उन्हीं को लाएँगे और बाकी लोगों को नहीं लाएँगे, तो बात दूसरी है। तो मैंने टू टेल यू फ्रैंकली मुझे पता नहीं कि जो 16 या 18 जॉइंट सेक्रेटरी लाए गए उनके वैचारिक रूप से कहाँ पे हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड है। मैंने कुछ वो देखे थे एडवर्टाइज़मेंट वगैरह देखे थे, जिन्होंने कॉल माँगी थी कि किस तरीके के लोग अप्लाई करें, ये करें। पर मुझे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं पता। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि कई सारी संस्थाओं में, कई सारी जगहों पे सरकार ने अपने लोगों को रखा है, तो ये भी एक तरीका हो गया कि अफ़र्मेटिव एक्शन को बायपास करने का। दूसरी तरफ ये क्योंकि उसके अंदर कोई कोटा नहीं होता है कि हम इतने लोग कोटे से लेंगे, इतने लोग कहीं से लेंगे। उन्होंने सोचा कि 22 लोगों को लेंगे और उसको ज़्यादातर उसमें उच्च जाति और पढ़े-लिखे जमात के लोग होते हैं जो कि आते हैं वहाँ पर। तो उस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो संभावना यही है कि धीमे-धीमे ये जिसका जो यूपीएससी का चरित्र है, कोटा का जो चरित्र है, उसको डाइल्यूट करेंगे जिससे कि इनकी जो फॉलोइंग है लार्जली वो सब है ना चाहते हैं कि किसी तरह कोटा स्क्रैप हो जाए। उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है इस मुद्दे से और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खत्म हो जाए जिससे कि इनको
आगे आने वाले दिनों में। पर ये जो जो पूरी चुनाव का जो नतीजा है उसके बाद इनको सोचने पे बाध्य करा है। क्योंकि जो 4 जून को जो नतीजा आया उसमें जो 400 पार का पूरा नारा था, वो बूमरैंग करा। क्योंकि लोगों को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का प्रयास है, कोटा समाप्त करने की वजह से। तो ये जो एक मुद्दा था मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, वो बहुत अपने आप में गंभीर हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग फिर इसके बारे में सोचेंगे, पर कोशिश इनकी चलती रहती है। बिल्कुल आखिर में शिवानी एक सवाल शिक्षण संस्थाओं के बारे में। अपने देश में कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एक सूची हमारे सामने आई कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनके अगर वाइस चांसलर का आप नाम और काम देखें तो आमतौर पे ये भी यूपीएससी की तरह माननीय राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो भी राष्ट्रपति होता है वो नियुक्त करता है, लेकिन सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन जाता है और उस पर मुहर लग जाती है। जिस तरह यूपीएससी के चेयरमैन के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तरह ही अपॉइंटमेंट होते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ये सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके जो वाइस चांसलर्स नियुक्त किए गए हैं वे ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से जुड़े संगठनों के काफी करीबी हैं। तो ये जो शिक्षण व्यवस्था में एक क्राइसिस पैदा हो गई है, एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि यूपीएससी के चेयरमैन को 6 साल पूरा किए बगैर 1 साल में ही कहते हैं कि हम निष्काम कर्मयोगी हैं, हम जा रहे हैं अपने संप्रदाय में काम करने। इस क्राइसिस को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पहले चाहे इंफीरियर नियुक्तियां कुछ लोगों की होती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया, ऐसा कभी नहीं देखा गया। देखिए इससे, और ये खाली सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं ना, आप कोर्ट्स में देखिए जहाँ पे एक जज रिटायर करते हैं और रिटायर होने के बाद बोलते हैं कि मैं ये मानता हूं कि मेरा इडियोलॉजिकल एफिलिएशन भाजपा से है या आरएसएस से है, तो मैं रिजाइन वहां से रिटायर होने के बाद मैं एक पॉलिटिकल संगठन ज्वाइन करूंगा, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कई वीसी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि हमको इस बात को लेके कोई अपोलोजेटिक हम नहीं फील करते हैं कि हमारा ये आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है। तो आप एक की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में अगर हम बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसीज के इंटरव्यूज देखें तो उन्होंने बहुत फ्रैंकली, कैंडिडली अपने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड को एक्नॉलेज किया है और अफर्म किया है। बात ये है, जो चिंता का विषय ये है कि इन सब से क्या यूनिवर्सिटी आइडियाज का, डायलॉग का, डिसेंट का, नॉलेज एडवांसमेंट, कंस्ट्रक्शन का स्पेस, क्रिटिकल सेंसिटिव थिंकिंग का स्पेस बना रह पाएगा या नहीं। और जो हम देख रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटीज में आइडियाज, डायलॉग, डिबेट, डिसेंट, तीखे सवाल पूछना, सोचना, कॉन्स्टेंटली डाउट और क्वेश्चन को इनकरेज करना, उसका स्पेस कम होता जा रहा है। उसका स्पेस जब कम होता जाएगा तो आपका डेमोक्रेसी वीकन होगा। आपका जो हम अपने आप को नॉलेज इकोनॉमी समझना चाहते हैं वो बनने में एकदम मुश्किल आएगी। जब कुछ नए क्रिएटिव सवाल नहीं आएंगे, जब प्रश्न नहीं आएंगे, तो नॉलेज कहाँ से ही एडवांस होने वाला है। तो हर यूनिवर्सिटी को और हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को ये सोचने की जरूरत है कि जो वहां पे हो रहा है वो हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे सोशल जस्टिस के आइडियाज को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो हर जगह पे इसके प्रति सवाल उठाना, रेजिस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अभी संजय जी ने कहा कि फिर लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि ये कुछ चीजें हैं जो हमको स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इनसे हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा डेमोक्रेसी वीकन होता है। तो यूनिवर्सिटीज में एकदम ये कंसर्न है, और ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि इसका फिर परिणाम हम उसके एग्जाम स्ट्रक्चर पे देखते हैं, उसके करिकुलम पे देखते हैं, उसके पेडागोजिक इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, और यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसे इवॉल्व होता है। जो एक तीखी बहस की जगह होनी चाहिए वो कितना श्रिंक हो गया है।
उसमें देखते हैं ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत डेंजरस है। संजय कपूर मेरा आपसे है, ये मनोज सोनी साहब का जो इस्तीफा है, जो अभी तक मेरी जानकारी में स्वीकार नहीं किया गया है, हो सकता है कि अचानक कोई खबर आ जाए तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने पहले दिया था, खबर बहुत बाद में आई। तो ये जो इस्तीफा उनका है, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो निष्काम कर्मयोगी की तरह हैं, वो लक्ष्मी नारायण संप्रदाय से जुड़े हैं, तो अब वो अपने आध्यात्मिक एजेंडे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो अभी 1 वर्ष बामुश्किल उनको हुआ, 5 साल बाकी है उनके कार्यकाल के। इसी बीच में जो एक आईएएस अफसर महाराष्ट्र कैडर उनको मिला था और महाराष्ट्र की ही रहने वाली हैं, पूजा खेड़कर, उनके अपॉइंटमेंट में हुई धांधली से भी उनके इस्तीफे को जोड़ा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि कितना इसमें सच है, कितना नहीं है। लेकिन आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? हमारे दर्शकों श्रोताओं को सुनाइए। मैं ये सोचता हूँ कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ऐसी संस्था जो कि जिसके बारे में कोई उँगली नहीं उठा सकता था, काफ़ी समय से कई तरीके की सरकारें आई हैं, पर कोई ये नहीं कह सकता था कि इसमें इम्तिहान देने में धांधली हो रही है, क्योंकि इसमें तकरीबन 1% ही पास हो पाते हैं। करीब 5 से 7 लाख लोग है ना बैठते हैं उसमें, 1% के आसपास। ये जीवन का अंतिम इम्तिहान माना जाता है कई लोगों के लिए कि एक बार आईएएस की पार का चुनाव देते हैं, तो उसके बाद उनको कभी और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मुसलसल तरक्की करते रहते हैं, तनख्वाह मिलती रहती है। जूनियर ऑफिसर से आदमी चालू करता है और पहुँच जाता है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी और उसी तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी। तो उस इम्तिहान के बारे में जिसके कि आप उँगली उठाना ठीक नहीं समझते थे, पिछले कई समय से वो एक है ना अजीब अंधकार, एक है ना शक के दायरे में आ गया है। ये पिछले 1 साल से इसके बारे में चर्चा हो रही, जब मनोज सोनी को अपॉइंट करा गया। अगर आप उनका वो देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो आपको शक होगा कि ये व्यक्ति जिसके के कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है, वो किस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी पोज़ीशन पर आ गया। हमारी कई लोगों से यूपीएससी में जान-पहचान रही है। सब अपने आप में बहुत बड़े शख्स थे, कई काफ़ी उपलब्धियाँ थी, कई सारे पेपर्स लिखे थे। मनोज सोनी साहब एकदम बीए पास किए, एमए पास किए एमएस यूनिवर्सिटी से, 40 साल की उम्र में वाइस चांसलर बन गए। क्यों बन गए, कैसे बन गए पता नहीं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी किसी ने इवैल्यूएट नहीं करा। उसके बाद वो है ना यहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मैडम को मेरे ख्याल से इंटरसेक्ट किया होगा, मैडम नाग जो है हमारे साथ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। उसके बाद ये यूपीएससी, तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि ये बेसिकली आरएसएस से समर्थित के लोग, जो समर्थित लोग हैं, उनको लाने के लिए एक आदमी बैठाया गया। कितना सही, कितना गलत तभी तो संभव होगा जब है ना ऑडिट होगा उन लोगों का, कि जो लोग इसमें से सेलेक्ट हुए पिछले 4-5 सालों में। क्योंकि ये काफ़ी हद तक है ना इस बात को परेशान करता था आरएसएस को कि ये एक ऐसा सिस्टम है, जो कि एक आयरन स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम कहा जाता है, और उसको किस तरीके से भेदा जाए। और भेदने का तरीका ये है कि जब अपने आदमी उसके अंदर आएँगे, वैचारिक रूप से तो काफ़ी बदलाव आ ही रहा है, परंतु उसमें ऐसे लोग जिनको कि अ, उसके पास फटकने के लिए भी क्रेडेंशियल्स ना हो, वो लोग अगर अंदर चले जाएँगे तो आप सोचते हैं क्या नुकसान होगा। तो सोनी साहब और सोनी साहब के से मिलते-जुलते लोग बाग वहाँ पे अगर आए, तो देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ा। ये एक ना बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है और उनको कबूल करा जाता है, तो ये एक मौका है विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष एक नई ताकत लेकर आया है, कि सवाल उठाए कि अगर नुकसान हुआ है यूपीएससी का, तो कैसे पूजा खिलकर सिर्फ़ एक है ना अपने आप में एक्सेप्शन थी, कि और भी लोग, क्योंकि कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि फलाने आदमी की है ना क्वालिफ़िकेशन गड़बड़ थी, किसी ने फर्जी सर्टिफ़िकेट लगा दिया, किसने क्या करा। तो फर्जी सर्टिफ़िकेट वगैरह लगाने की पूरी-पूरी क्षमता नहीं, क्योंकि अगर आप गौर करें, पिछले 4-5 सालों में जो फर्जी शब्द है वो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे खबर में, चाहे है ना किसी और चीज़ के अंदर। ख़ासकर यूपीएससी के सर्टिफ़िकेट और जो सर्टिफ़िकेशन की प्रोसेस, उसमें तो ख़ास निगाह रखने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ़ जितना भी फर्जी खबरें हैं, ज़्यादातर आपने देखा है, सरकार को ज़्यादा मदद करती हैं, आम आदमी को अब उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये देखने वाली बात है। ये सब चीज़ें आई थिंक इज़ अ मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हमें चिंता की बात है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर इश्यू है। हमने एनटीए में देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उससे इंटरवीन करा, अभी तक लोगों को उससे इसमें द जस्टिस नहीं मिली है, और ये सब अपनी जगह पे। परंतु
एक है ना अजीब समस्या देश को घेरी हुई है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। जो तमाम संस्थाएँ हैं जिनसे कि उम्मीद करी जाती थी उनके ऊपर एक शक के ना बादल छाए हुए हैं उनके ऊपर। तो इसमें इस माहौल के अंदर कैसे उभर के आएगा देश हमें पता नहीं, परंतु इसके ऊपर पूरे विपक्ष को, पार्लियामेंट को, तमाम लोगों को इसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए और इस मुद्दे को काफ़ी तेज़ी से इसको उठाना चाहिए। संजय जी, एक प्रश्न और लोगों के दिमाग में घूम रहा है और मैं उसी सवाल को आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे नौकरशाह, उनका कमिटमेंट सरकार की बात छोड़िए, सरकार चलाने वाले नेता के प्रति हो गई है। वो संविधान को वो शपथ लेता है कि संविधान के अनुसार हम काम करेंगे। आईपीएस हो, आईएएस हो या यूपीएससी में जाने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रह गया है। इस बीमारी का हल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। बीमारी का हल तो कोई भी आसान नहीं है। इसमें जैसे मैं शुरू में सोचा था कि जिसको कि लगे कि ये काम गलत हो रहा है या उससे उम्मीद करी जा रही है गलत काम करने की, उसमें क्षमता होनी चाहिए त्यागपत्र देने की। सबसे बड़ा जो हथियार किसी ब्यूरोक्रेट के पास होता है कि वो कहे कि मैं काम नहीं करूँगा, गलत काम है। क्योंकि हिंदुस्तान में ही प्रथा है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका के अंदर वो जेफरसोनियन फ़ॉर्मूला होता है कि राष्ट्रपति अपने ही विचारधारा के लोगों को हर जगह पे बैठाता है। जिससे कि अगर वो जाता है तो सभी सभी लोग चले जाते हैं। कई जो मुख्य उसके अंदर है ना जो अफ़सरान होते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पर पूरा सेपरेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है और ब्यूरोक्रेसी के बीच में पूरा सेपरेशन एग्ज़ीक्यूटिव के बीच में। तो उसके अंदर ये कहने मतलब कि जो आदमी के उसूल पसंदी या उसकी जो अंदर की जो ताकत है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहे कि मैं इस चीज़ को करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, ये कानून के खिलाफ जा रहा है ये। परंतु यहाँ पर तो आप देखिए, सब लोग कमाई के चक्कर में बैठे हुए हैं। ज़रा-सा भी प्रलोभन मिलता है तो उसमें सब चीज़ कुर्बान करने के बीच में। लोगों को त प्रलोभन का मतलब पैसा ही नहीं, इस तरीके की पोस्टिंग जैसे यूपीएससी की पोस्टिंग कर लो, चाहे विदेश के अंदर आप एम्बेसडर बन जाओ, चाहे जहाँ पे भी बैठना हो चाहो हो, जहाँ पे भी आपको अब अच्छा लगे वहाँ चले जाइए। इस चक्कर में पूरी-पूरी व्यवस्था को लोग हाईजैक कर लेते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टी जो कि वे वैचारिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन से इत्तेफाक ना करती, उनको ले जाते हैं। तो इस माहौल के अंदर हम नहीं सोचते कि कोई ख़ास अंतर पड़ेगा। परंतु नई पीढ़ी से उम्मीद करी जाती है कि ना वो जैसे अभी हम जो सुन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नीचे छोटे जो अफ़सरान हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है कि राजनीतिक दबाव की, वो बार-बार रेज़िस्ट कर रहे हैं। जब से जो जून 4 का नतीजा आया, तब से रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। वो सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जो बड़े अफ़सर हैं, उन्होंने तो कई दफ़ा कई घाट का पानी पी लिया, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु जो नए अफ़सर हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। आप हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं, हम ये वाला काम नहीं करेंगे। तो सरकार को चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो इस चक्कर में सरकार को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा जैसे कि अफ़सरान जो हैं जिनको कि जो रेज़िस्ट कर रहे हैं गलत काम करने की उनको साथ दे पाएँ। मैं समझता हूं कि आप दोनों लोगों की टिप्पणियां, आप दोनों लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होंगे और हम बातचीत का यह स्तरीय सिलसिला एक बेहतर सोच का सिलसिला जरूर बनाए रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस सिलसिले को यहीं स्थगित करते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।